हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था प्याजे का सिद्धांत जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। आज दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कोलबर्ग का सिद्धांत, कोलबर्ग थ्योरी। ठीक है, कोलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी है? कोलबर्ग के सिद्धांत की जो मूल विशेषताएं हैं, मूल मान्यताएं हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, बालक के नैतिक विकास के स्वरूप को समझने के लिए उनके तर्क सिद्धांत के स्वरूप यानी स्ट्रक्चर ऑफ रियरिंग एंड थिंकिंग का विश्लेषण करना आवश्यक है। ठीक है, कॉलबर्ग ने जैसे जिस प्रकार प्याजे ने अपने जो सिद्धांत हैं, प्याजे ने जो अवस्थाएं बताई हैं वो 4 अवस्थाएं बताई हैं, लेकिन कॉलबर्ग का सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है? नैतिक विकास पर, मतलब रोज का जो विकास है उस पर आधारित है। और स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास की अवस्थाएं जो हैं 6 भागों में डिवाइड किए हैं। वो किस प्रकार से की हैं? पहले स्तर उसने 3 स्तर में डिवाइड किए हैं, देन उसको 6 भागों में, उसके प्रत्येक के 2-2 पार्ट डिवाइड कर दिए हैं, तो 6 भाग हो गए। देखेंगे आगे हम कोलबर्ग का सिद्धांत यानी बालक के नैतिक विकास के स्वरूप को समझने के लिए उनके तर्क और सिद्धांत के स्वरूप का विश्लेषण करना आवश्यक है। बच्चे द्वारा प्रदर्शित प्रतिक्रियाओं के आधार पर इसकी नैतिकता का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अधिकतर परिस्थितियों में बच्चा भय या पुरस्कार के प्रलोभन से वांछनीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। मतलब अलग अलग जो व्यवहार प्रदर्शित करता है उसके कारण क्या है, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कोलबर्ग ने। ठीक है, वो किस प्रकार किया है देखेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। यदि आपको पीडीएफ चाहिए पियाजे और कोलबर्ग से रिलेटेड तो आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम की आईडी है क्रिएट योर एबिलिटी, या फिर आपको ये टीचिंग मैनिया लिखेंगे तो आप सर्च करेंगे तो आपको ये टीचिंग मैनिया का लोगो बना हुआ आ जाएगा, तो आप आसानी से उसको फॉलो करके वहाँ से पीडीएफ पा सकते हैं। देन कोलबर्ग का सिद्धांत जो कि अति महत्वपूर्ण है बीएड में भी और सीटेट में भी और किसी भी अन्य टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम में, कोई भी टेट हो आपका, उसमें कोलबर्ग का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, एरिक्सन और अन्य कई विद्वानों के सिद्धांतों को पूछा जाता है। ठीक है, देन अब है कोलबर्ग का सिद्धांत। कोलबर्ग का सिद्धांत किस पर आधारित है? नैतिक विकास पर। किस पर? नैतिक विकास पर। ठीक है, और नैतिक विकास पर ही इन्होंने 6 अवस्थाओं को डिवाइड किया है। कितनी अवस्थाओं को? 6 अवस्थाओं को डिवाइड किया है। पहले उन्होंने 3 स्तर पर डिवाइड किया है, देन उसके बाद उसकी प्रत्येक की 2-2 स्टेजेस, मतलब 3 पहले किया, फिर प्रत्येक की 2 यानी 6 अवस्थाएं हो गई। तो अब देखेंगे इन 6 अवस्थाओं को किस प्रकार से इन्होंने डिवाइड किया है। नैतिक विकास जो प्याजे का सिद्धांत है वो किस सिद्धांत पर है आधारित? संज्ञानात्मक विकास पर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर। वेल कोलबर्ग ने किस पर विकास किया है? कौन से पे थ्योरी दी है? नैतिक विकास पर। 6 अवस्थाएं बताई हैं, देखेंगे फटाफट। फर्स्ट, इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल, ठीक है, इंग्लिश में भी प्री कन्वेंशनल यही है। इनको उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब प्री इन्वेंशनल है क्या?
जब बालक किसी बाहरी तत्व या किसी भौतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को नैतिक और अनैतिक मानता है तो उसकी नैतिक तर्क शक्ति यानी मॉरल रीजनिंग प्री कन्वेंशनल स्तर की, प्री कन्वेंशनल लेवल की कही जाती है। इस स्तर में अंतर्गत दो अवस्थाएं आती हैं। कौन सी अवस्थाएं आती हैं? एक है आज्ञा और दंड की अवस्था। आज्ञा आप लिख सकते हैं, आज्ञा और दंड। पेपर में सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछ लेंगे कि आज्ञा और दंड की अवस्था कौन सी स्टेज के अंतर्गत आती है। ठीक है, प्री कन्वेंशनल के अंतर्गत आती है या कन्वेंशनल या पोस्ट कन्वेंशनल। ये प्री कन्वेंशनल स्टेज है जिसके अंदर आज्ञा और दंड, और दूसरी है अहंकार की अवस्था। और ये कब आती है अहंकार की अवस्था? प्री कन्वेंशनल में तो आती है, लेकिन कब कब? आज्ञा और, आइए हम पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, यानी आज्ञा एवं दंड की अवस्था। कोलबर्ग के अनुसार इस अवस्था में बच्चे का चिंतन दंड से प्रभावित होता है। वो कोई भी कार्य मतलब इस प्रकार से करता है ताकि, इसलिए आज्ञा का पालन करता है कहीं उसको दंड ना मिले। वो इसीलिए होमवर्क कंप्लीट करता है कहीं मैम उसको दंड ना दे दे। ठीक है, इन आदेशों का उल्लंघन करने पर उसे दंडित किया जाता है। ठीक है, वो काम किसी दंड की वजह से करता है। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में बच्चा यह सोचता है कि दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। बस इतना सा था आज्ञा एवं दंड। देन अहंकार की भावना। अहंकार की अवस्था क्या है? इस उपावस्था में बालक के चिंतन का स्वरूप बदल जाता है। आयु में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप बच्चा अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को भली प्रकार से समझने लगता है। उसके द्वारा किए जाने वाले अधिकांश कार्यों में उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यदि उसकी कोई इच्छा झूठ बोलने से पूरी होती है तो झूठ बोलना उचित मानेगी। भूखे रहने पर किसी वस्तु को चुरा कर खा लेने को नैतिक आचरण ही समझा जाएगा। तो वो किस में आती है? अहंकार की भावना। जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो वो बोलने लगता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। ठीक है, और अपनी मनमानी करने लगता है, झूठ बोलना, कुछ चीज़ चुरा कर खा लेना भूख लगने पर। ठीक है, अहंकार की भावना आ जाती है, ईगो प्रॉब्लम आ जाती है। उसकी अपनी इच्छाएं और आवश्यकताएं उसकी नैतिक तर्क शक्ति का आधार बन जाती हैं, मतलब वो बहस करने लगता है। तो ये हो गई प्री कन्वेंशनल। अगर आपको पूछ लेंगे कि अहंकार की अवस्था किसके अंतर, कौन सी स्टेज के अंतर्गत आती है, या फिर कौन सी स्टेज के अंतर्गत आती है, या किसने बताई है, किसके सिद्धांत में बताई गई है अहंकार की भावना और दंड और आज्ञा की भावना, तो कोलबर्ग के सिद्धांत में बताया गया है। फिर उसके बाद है दूसरी स्टेज आ जाती है, दूसरी स्टेज है कन्वेंशनल। हिंदी में भी ऐसे ही लिखा है कन्वेंशनल। ठीक है, कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल के अंतर है प्रशंसा की अवस्था, जिसमें बच्चा कोई भी कार्य प्रशंसा के लिए करता है। प्रशंसा की अवस्था यानी स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन मांगता है वो हर एक कार्य में। इस अवस्था के अंतर्गत किसी कार्य को इसलिए करता है क्योंकि दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। इस अवस्था में बच्चा सामाजिक प्रशंसा और निंदा के महत्व को समझने लगता है। ठीक है, देन दूसरा है उसी प्रकार जैसे फर्स्ट स्टेज में बताया था, प्रशंसा की अवस्था पूछ लेगा तो वो कौन सी अवस्था में आती है? कन्वेंशनल स्टेज में आती है। ठीक है, देन उसके बाद है दूसरा पार्ट है इसका कन्वेंशनल का, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। मतलब अपने सामाजिक जो व्यवस्था है सामाजिक, उसके प्रति उसकी रिस्पेक्ट होती है। जो नियम बने हुए हैं, यदि वो धर्म के प्रति हों या फिर किसी चीज़ के प्रति हों, वो रिस्पेक्ट आ जाती है, सम्मान। ठीक है,
तो इसमें क्या है, नैतिक विकास की यह अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोलबर्ग के अनुसार समाज के अधिकांश सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में प्रवेश करने से पहले बच्चा समाज को इसलिए महत्वपूर्ण मानता था कि समाज की प्रथाओं, परंपराओं और नियमों की आस्था विकसित करने में संपूर्ण समाज व्यवस्था के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करता है। मतलब वो मानने लगता है सब कुछ, ठीक है, रिस्पेक्ट करने लगता है। देन उसके बाद है पोस्ट कन्वेंशनल। कौन सी? पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर भी दो आती हैं अवस्थाएं। कौन सी? सामाजिक समझौते की अवस्था, सामाजिक समझौते की अवस्था, और दूसरा है विवेक की अवस्था। इंग्लिश में स्टेट ऑफ कंसाइंस, विवेक की अवस्था, ठीक है। सामाजिक समझौते की अवस्था में क्या है, इस अवस्था में प्रवेश करने पर व्यक्ति के नैतिक चिंतन की दशा में पर्याप्त परिवर्तन आ जाते हैं। व्यक्ति पारंपरिक लेन देन में विश्वास करने लगता है। व्यक्ति यह स्वीकार करके चलता है कि व्यक्ति और समाज के बीच एक समझौते का संबंध है। व्यक्ति को सामाजिक नियम इसलिए स्वीकार करने चाहिए और उनका सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि समाज व्यक्ति के हितों की रक्षा करता है। क्योंकि व्यक्ति अब यह सोचने लगता है कि चोरी आदि अनैतिक कार्य होते हैं, ऐसा करने में समाज और व्यक्ति के बीच का समझौता टूट जाता है। इसीलिए यह नियमों, प्रथाओं, कानूनों के द्वारा समाज व्यक्ति को स्वतंत्रता, अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए ऐसे नियमों का उल्लंघन अनैतिक माना जाता है। और विवेक की अवस्था क्या है? विवेक की अवस्था है स्टेट ऑफ कंसाइंस, यानी नैतिक विकास की यह अंतिम अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति नैतिकता के बारे में आत्मनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव दृष्टिकोण भी विकसित करने में सफल हो जाता है। विकसित मतलब कि आत्मनिष्ठ, अपने ऊपर, ठीक है, अपने बारे में जो दृष्टिकोण है वो विकसित करने में सफल हो जाता है। व्यक्ति के विवेक यानी कंसाइंस जाग जाते हैं। व्यक्ति के अच्छे बुरे, उचित अनुचित के बारे में अपने व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं। व्यक्ति के नैतिक निर्णय का एकमात्र आधार उसका विवेक ही बन जाता है। विवेक मतलब कंसाइंस। इसलिए इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति द्वारा यानी व्यक्ति सामाजिक और सरकारी नियमों की व्याख्या अपने स्वयं के दृष्टिकोण के अनुसार करने में सक्षम हो जाता है। वह इस अवस्था में नियमों की वैधता को भी चुनौती देने लगता है, क्योंकि यह नियम उसके विवेक से मेल नहीं खाते। इसीलिए परिणाम स्वरूप व्यक्ति अब अपने विवेक के सहारे ही जीवित रहने का आदी हो जाता है। अब व्यक्ति के लिए वही आचरण नैतिक होंगे जो उसके अपने स्वयं के विवेक से समर्थन पा जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसकी 6 स्टेजेस हैं। पहली है कौन सी? पहली है प्री कन्वेंशनल, जिसके अंदर कौन कौन से 2 आते हैं? आज्ञा और दंड। और आज्ञा और दंड के लिए वो कार्य करता है और अहंकार की अवस्था आ जाती है, ईगो सेंट्रिक हो जाता है।
फिर दूसरा है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में क्या होता है, प्रशंसा के लिए वो काम करता है, तारीफ, मतलब स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन आ जाता है, ठीक है। या फिर दूसरा है इसका सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, समाज के प्रति उसका सम्मान की अवस्था आ जाती है, ठीक है। तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल क्या है, सामाजिक समझौते की अवस्था, मतलब अच्छा बुरा वो जान जाता है और क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर वो बुरे कार्य करेंगे तो समाज से क्या है, जो संबंध है वो टूट जाता है। तो इसके प्रति वो उनको पता चल जाता है कि नियमों का उल्लंघन जो है वो अनैतिक माना जाता है। फिर पोस्ट कन्वेंशनल में दूसरा है विवेक की अवस्था, यानी स्टेट ऑफ कंसाइंस। स्टेट ऑफ कंसाइंस मतलब आत्मनिष्ठ, अपने ऊपर अपने बारे में जो नैतिक दृष्टिकोण है वो विकसित करने में सफल हो जाता है, ठीक है। अच्छे बुरे की समझ आ जाती है, तो वो होता है पोस्ट कन्वेंशनल। यही 3 स्टेजेस हैं जिसको 2-2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इनके 2-2 स्टेजेस और बना दिए गए हैं और इसको डिवाइड किया गया है। अब पूछ लेंगे कि कोलबर्ग के कितनी अवस्था दी हैं, विकास की कितनी अवस्था दी हैं, तो कितनी अवस्था दी हैं, 6। और वही प्याजे ने कितनी अवस्था दी हैं, 4। 4 आपको पता है कौन कौन सी हैं। पिछली, यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से वो लिंक के थ्रू आप वो वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।